कीजिए आपका एक बहुत बड़ा किंगडम है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, ज्वेलरी, क्लोथ्स, सॉर्ट्स। और यहीं पर एक विलन की एंट्री होती है। वो बोलता है कि एक काम करो, ये जितना भी मटेरियल है ना, ये तुम मुझे दे दो और इसका सामान बनाकर मैं तुम्हें दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मूवी की स्टोरी सुना रही हूँ। नहीं, ये कोई मूवी नहीं है, ये इंडिया की एक रियल स्टोरी है जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम की है। हेलो लर्नर, वेलकम टू इको वे विद अंशु। आज हम समझेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एनसीईआरटी के तरीके से ही पूरा समझाऊंगी और जो कि हमारा हमेशा तरीका रहता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो देखना है, मैं जो स्टोरी आपको बता रही हूँ उसको सुनना है और 10 से 15 मिनट के बाद बुक खोलकर सिर्फ उस टॉपिक को, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। देन यू विल सी कि आपको अब वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो एक टाइम था जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स और मेटल वर्क वर्ल्ड वाइड फेमस था। और फिर यहीं पर होती है ब्रिटिशर्स की एंट्री। और ब्रिटिशर्स का प्लान बिल्कुल ही सिंपल था। उनका प्लान एवेंजर्स की तरह टू फोल्ड था, यानी कि डबल अटैक। फर्स्ट, इंडिया को बना दो रॉ मटेरियल का सप्लायर। सेकेंड, इंडिया को बना दो फाइनल गुड्स का मार्केट। तो इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर कैसे बना? तो इंडिया से कॉटन, जूट, आयरन ओर जाया करता था इंग्लैंड और वहां जाकर उसके फिनिश गुड्स बना करते थे। और इंडिया फाइनल गुड्स का मार्केट कैसे बना? क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाया करता था, वहां पर मशीन से कपड़ा सस्ता बना करता था। तो वहां पर जब कपड़ा यानी कि क्लॉथ फाइनल गुड की तरह प्रोड्यूस हो जाता था, उसके बाद उसको दोबारा इंडिया लाकर बेचा जाता था। इससे क्या हुआ? रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ इंडिया से, कॉटन गया इंडिया से और वहां से फाइनल गुड बनकर आया मशीन से सस्ते में और बेचा गया इंडिया में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और आगे क्या होता है? लोगों की जॉब्स चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। गुड्स की डिमांड तो मार्केट में थी, लेकिन जो लोकल सप्लाई थी वो कम हो गई। और लोकल सप्लाई कम क्यों हो गई? क्योंकि सारा मटेरियल तो हम बाहर भेज दे रहे हैं, यानी कि सारा मटेरियल तो हम इंग्लैंड भेज दे रहे थे। और अब डिमांड को पूरा करने का एक ही तरीका बचता है, वो था ब्रिटेन से इंपोर्ट करना। तो यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट समझो कि क्लॉथ चाहता था इंग्लैंड और वहां से फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता था। इंडिया में डिमांड तो थी गुड की, लेकिन क्योंकि इंडिया रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड सप्लाई कर रहा था, तो उसके खुद के घर में यानी कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल इतना था ही नहीं कि वो उसका फाइनल गुड बना पाए। तो इसीलिए इंडिया को अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैम उस टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन बहुत ही स्लो। सबसे पहले स्टार्ट हुई कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में थी, जो कि इंडियंस के द्वारा डोमिनेटेड थी। फिर आती है जूट मिल्स, जो कि बंगाल में थी, जिसको फॉरेनर्स ने डोमिनेट कर रखा था। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यानी कि टिस्को 1907 में आती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें काफ़ी इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन का रियल हीरो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती है। ये वो इंडस्ट्री होती है जो मशीन्स को बनाती है और मशीन्स गुड्स को बनाती है और गुड्स मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं थी। इंडिया को मशीन्स बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में अभी तक रियल इंडस्ट्रियल बेस डेवलप हुआ ही नहीं था। और बात करें जीडीपी की और जीएनपी की, उसकी ग्रोथ भी बहुत ही स्लो थी। अब इसी के साथ हम जीडीपी और जीवीए को भी समझ लेते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है, उसको हम कहते हैं जीडीपी। वहीं पर जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के टाइम पर एक प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड की गई है। तो अब तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स को ले जाते थे, फाइनल प्रोडक्ट को अपने यहाँ बनाते थे, यहाँ पर आकर सेल करते थे, जिससे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जॉब्स चली जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जीडीपी और जीवीए भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में थी ही नहीं। और इसी के साथ एक मेजर और सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि इंडिया में गवर्नमेंट लेड एंटरप्राइजेस या फिर गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी।
आपकी बुक में ये मेंशन किया गया है कि उस टाइम पर गवर्नमेंट सिर्फ रेलवेज, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन और पावर जनरेशन तक ही सीमित थी। यानी कि पब्लिक सेक्टर का बेस अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं था। यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को पुश करने का काम करता है, उसका बेस स्ट्रांग ना होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर भी इंडस्ट्रीज को पुश नहीं कर पाया। इसलिए अक्सर आप ये पढ़ेंगे कि 1947 में इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना पड़ा। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का टॉपिक। इसको एक बार कंक्लूड करते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या समझा। ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया है आधा कॉन्सेप्ट तो वही था, बस कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जो हमें हाईलाइट करनी है आंसर राइटिंग में। कि इस टाइम पर यानी कि कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया की GDP GVA बहुत ही ज़्यादा कम थी। इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट क्या होता है, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। और इसी टाइम पर जो गवर्नमेंट सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज को पुश कर सकता था, उसका बेस बहुत ही ज़्यादा वीक था और पब्लिक सेक्टर सिर्फ रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन तक ही सीमित था। और इसी चीज़ का ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और प्रॉफिट कमाया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया हो, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इको वे विद अंशु।